हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 31 जेई 40 डे क्रैश कोर्स सीरीज का। और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस। ये है डिस्क्लेमर। तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरीन्स के बारे में। हम CX बॉन्ड के नेचर की बात करेंगे। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हेलो एल्केन्स की। और फिर लास्ट में हम हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल और अराइल हलाइड्स। अब अगर हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, तो इनका सिग्निफिकेंटली हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से जिनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे पोलैरिटी की बात करें, तो हमें क्या पता है कि हमारा जो CX बॉन्ड है, जहाँ पे X कोई भी हैलोजन है, तो जो CX बॉन्ड है वो पोलर है। ठीक है। जिसकी वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स की वजह से हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए ओवरकम करने के लिए, अगर हम कंपेयर करें वीक फोर्सेस जो कि प्रेजेंट है नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है। तो क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए ओवरकम करने के लिए, तो इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइयर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम हैलोजन के इफेक्ट की बात करें, तो अगर हम कोई भी गिवन अल्काइल ग्रुप की बात करें, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे साइज और मास जो है हैलोजन एटम का वो इंक्रीज होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो लार्जर एटम्स होते हैं या जो बड़े एटम्स होते हैं उनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ होता है वंडरवाल फोर्स का, या फिर हम बोल सकते हैं वंडरवाल डिस्पर्शन फोर्सेस का, वो जो स्ट्रेंथ है वो हट जाता है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे देखो ट्रेंड क्या है, RI, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं अल्काइल चेन साइज की, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होगा। और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जो वंडरवाल फोर्सेस हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मेरे पास CH3CH2Cl है और वहीं मेरे पास CH3Cl है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स जिसका साइज और मास ज्यादा होगा। दैट मीन्स CH3CH2Cl का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे ब्रांचिंग के बारे में। ठीक है। कि ब्रांचिंग से इस पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो, अगर हम इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग की बात करें बॉइलिंग पॉइंट पे, तो जो स्ट्रेट चेन अल्काइल हलाइड्स होते हैं उनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है अगर हम उन्हें कंपेयर करें ब्रांच्ड चेन आइसोमर से जिनका सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आइसोमेरिक हैलो एल्केन्स का, वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे ब्रांचिंग में इंक्रीज होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं बात कर रही हूँ आइसोमेरिक हैलो एल्केन्स की, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग जो है वो इंक्रीज होगी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। इसका रीजन क्या होता है? अगर हम इसके रीजन की बात करें, तो कोई भी एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है तो उसका लार्जर सरफेस एरिया है। ठीक है। जो उसको अलाउ करता है एक अच्छे कॉन्टैक्ट से उनके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है। तो वहां पे अच्छा कॉन्टैक्ट होगा नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ होता है वैन डर वाल फोर्स का वो क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है या फिर बढ़ जाता है।
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर कॉन्टैक्ट के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है, इस केस में डिक्रीज होने लगता है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस्ड होता है, तो हमारा जो वैंडरवाल फोर्सेस है वो भी क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ठीक है। अब अगर वैंडरवाल फोर्स वीक हो गए तो क्या अब हमें उन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं। ठीक है। तो अब हमें उनको सेपरेट करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है उस केस में कम हो जाता है। ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है। ठीक है। हमारे पास ये क्या है, 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स की चेन है। तो ये क्या है हमारे पास, 1 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 1 2 3 4, इस केस में भी हमारे पास 4 कार्बन एटम्स है, बट यहाँ पे इस कार्बन पे एक ब्रांचिंग है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टोटल 4 कार्बन एटम्स है ना, बट सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचिंग है, एक Br की और एक CH3 की। ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। अब अगर इन दोनों में देखोगे तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इस वाले का है, 1 ब्रोमोब्यूटेन का। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है। अब अगर इन दोनों में देखोगे तो इस वाले थर्ड में ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है, तो दैट मीन्स कि इस वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इस केस से ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी वो क्या स्फेरिकल होता चला जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा। तो इसीलिए जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी की बात करती हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जो ब्रोमो और आयोडो डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, वो पानी से ज्यादा हैवी होते हैं। ठीक है। तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो बड़ी होती है, इट इज ग्रेटर देन 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब अगर हम बात करें लोअर क्लोरो एल्केन्स और फ्लोरो एल्केन्स की, तो ये टिपिकली क्या होती हैं, पानी से हल्की होती हैं। ठीक है। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होती हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल होती हैं पानी में। ठीक है। तो ये जो होती हैं ये रेडिली सॉल्युबल होती हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब इसका रीजन क्या होता है कि ये पानी में इनसॉल्युबल क्यों होती हैं? इसका रीजन ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं पानी के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि अब मैंने जैसे कि बताया था कि जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। ठीक है। तो बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन डिसोल्यूशन होने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है जब न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस बनते हैं हलाइड और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, वो बड़ी होनी चाहिए उस एनर्जी से जो रिक्वायर्ड होती है इस एग्जिस्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे एक तो वाटर वाटर है जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एक हलाइड हलाइड है जहाँ पे डाइपोल डाइपोल और वंडरवाल फोर्सेस है। तो क्योंकि जो न्यू अट्रैक्शंस बनते हैं हलाइड और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, वो वीकर होते हैं ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर से। ठीक है। मतलब जो ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स है पानी में उनसे ये वीक होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या इस फोर्स को इतनी इफेक्टिवली ओवरकम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है। अब देखो आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। ठीक है। तो CX बॉन्ड में क्या होता है, पोलैरिटी होती है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है, जो हैलोजन है हमारे पास, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर मैं कार्बन एटम से कंपेयर करूं। तो क्या होगा, अगर हमारे पास हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कार्बन से पुल कर लेगा। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन और हैलोजन बॉन्ड में, वो हैलोजन के पास चले जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर मैं बात करूं उस हैलोजन एटम की, तो उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और अगर हम बात करें कार्बन एटम की, तो कार्बन एटम पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से जो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रेंड देखते हैं बॉन्ड लेंथ में। तो जब हम नीचे जाते हैं, ठीक है, हैलोजन ग्रुप में, मतलब हम फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सॉरी फ्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जो हैलोजन एटम का जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है।
अब आप खुद ही सोचो कि अगर उनका जो साइज है वो इंक्रीज होगा, तो जो कार्बन और हैलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जा रहा है उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड देखते हैं, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन आयोडीन की, फिर कार्बन ब्रोमीन की, फिर कार्बन क्लोरीन की, और फिर कार्बन और फ्लोरीन की। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करती हूँ CX बॉन्ड के बारे में हेलो एरीन्स में, तो हेलो एरीन्स की अगर हम बात करते हैं, सपोज एग्जांपल ले लो हमारे पास क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हेलो एरीन्स में क्या होता है, जो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड होता है वो हैलोजन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग के बीच में होता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें हेलो एल्केन्स में देखें, तो हेलो एल्केन्स में भी हमारा जो बॉन्ड है वो पोलर ही होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, हैलोजेंस की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। लेकिन रेजोनेंस की वजह से जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट है हेलो एरीन्स में, उन पे क्या होता है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और उस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से तो उनका जो बॉन्ड होता है वो शॉर्ट हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अगर हम उनका बॉन्ड कंपेयर करते हैं हैलो एल्केन से, जिसमें जो कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रेजोनेंस की वजह से और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड होता है हेलोवेरिन्स में, उसमें एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो वो बॉन्ड अब छोटा हो गया और कैसा हो गया, स्ट्रांग हो गया, अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो किससे, हेलो एल्केन से, जहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रेजेंट होता है पोलर RX बॉन्ड। ठीक है, जिसमें कार्बन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हैलोजन पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये जो कार्बन है इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये ससेप्टेबल होता है अटैक बाय एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब आप खुद सोचो कि अगर हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, तो कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, है ना? तो कार्बन को अब क्या चाहिए, कार्बन पे कोई ऐसा स्पीशीज अटैक करे जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जो होता है वहां पे वो न्यूक्लियोफाइल्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें हेलो एल्केन्स की, जनरली 3 टाइप्स की होती है। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक है एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक है रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, अब अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो रिएक्ट करता है हेलो एल्केन के साथ, जिसमें कार्बन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है जो हैलोजन से बॉन्डेड होता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे। ठीक है, अब ये जो मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये 2 टाइप से हो सकती है। एक तो SN1 हो सकती है और एक SN2 हो सकती है। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों टाइप्स पढ़ेंगे कि SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। तो SN1 और SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान से सुननी है और समझनी भी है। शुरू करते हैं SN1 से। SN1 क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब जो SN1 रिएक्शन होती है हमारी, वो कंप्लीट होती है 2 स्टेप्स में। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि जो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड होता है वो टूटता है और एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है SN1 में। ठीक है, मैंने क्या बताया कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो टूटेगा और हमारे पास एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। और ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, इसीलिए ये RDS होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमारे पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना, और ये स्टेप कैसा है, स्लो स्टेप है।
दूसरा स्टेप में क्या होता है, जो हमारा फास्ट स्टेप है, कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है उस प्लेनर कार्बोकेटाइन पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर हम उसकी काइनेटिक्स की बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है कि जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो आपने ध्यान रखना है SN1 में एक तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है और जो रेट होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ठीक है। मतलब किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं यूनिमोलिकुलर में क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 में क्या होता है, हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। अब अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बना ये हाईली रिएक्टिव होता है। अब देखो अगर जो इनिशियल कार्बोकेटाइन बना वो इतना स्टेबल नहीं है और अगर उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है कि वो रीअरेंज होके एक और स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सके, तो वो रीअरेंजमेंट वहां पे होता है। सपोज आपके पास जो इनिशियली कार्बोकेटाइन बना वो 1 डिग्री बना, लेकिन रीअरेंजमेंट की वहां पॉसिबिलिटी होके 3 डिग्री भी बन सकता है, तो आप वहां पे उसका रीअरेंजमेंट करा के 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाओ, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, ठीक है। तो कैसे आप उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, या तो हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू या तो मिथाइल शिफ्ट के थ्रू, जो होगा जिससे क्या होगा, कन्वर्ट होगा लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन किसमें, एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ फेवरेबल कंडीशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें तो जो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप होता है वो फेवर करता है SN1 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो टर्शियरी हैलोएल्केन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, जिसकी वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो 3 डिग्री में क्या होगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे 3 CH3 ग्रुप्स अटैच होंगे। 2 डिग्री में क्या होगा, 2 CH3 ग्रुप्स अटैच होंगे। और 1 डिग्री में क्या होगा, सिर्फ एक CH3 ग्रुप अटैच होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, CH3 कैसा इफेक्ट दिखाएगा, हमारे पास यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, कार्बोकेटाइन के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। क्योंकि 3 डिग्री में 3 CH3 ग्रुप्स है, तो सोचो उस पॉजिटिव चार्ज को कितना ज्यादा स्टेबलाइज कर रहे हो। तो इसीलिए जो टर्शियरी वाला होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, और जो प्राइमरी वाला होता है वो लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, और सेकेंडरी वाला इनके बीच में होता है, ठीक है। अब सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो फेवर करता है SN1 रिएक्शन। पोलर सॉल्वेंट या फिर स्पेसिफिकली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि पानी हो गया या फिर मिथेनॉल हो गया, ठीक है। तो ये फेवर करेगा SN1। तो ये जो सॉल्वेंट होते हैं ये स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटाइन के इंटरमीडिएट को, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है ये फॉरवर्ड की तरफ मूव करती है, फिर ड्राइव होती है फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब मैं इसकी बात करूंगी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो ये आपको ध्यान से समझना है। अब देखो क्योंकि जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है वो प्लेनर है, मतलब प्लेन में है, ठीक है। कैसा है वो, ऐसे प्लेन में है, प्लेनर है। अब क्योंकि प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल के पास दो इक्वल पॉसिबिलिटीज होती हैं उस कार्बोकेटाइन को अटैक करने की। क्योंकि वो प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकेटाइन को ऊपर से और नीचे से, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, दोनों तरफ से वो अटैक कर सकता है, और उसके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है अटैक करने की अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ठीक है। अब देखो अगर हमारा जो रिएक्शन है वो कायरल सेंटर पे अकर करता है, तो उस केस में क्या होता है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो इक्वल मिक्सचर होता है दो इनहैंशियोमर्स का, और हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो अगर रिएक्शन है वो अकर कर रही है कोई भी कायरल सेंटर पे, तो जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल मिक्सचर होगा दो इनहैंशियोमर्स का, और उसको क्या बोलोगे, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो उस केस में रेसिमिक मिक्सचर जो है वो बन सकता है, और प्रोसेस को क्या बोलोगे, रेसिमाइजेशन। अब देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है,
यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं और एक Br जुड़ा है। स्टेप 1 में मैंने क्या बताया था कि स्टेप 1 में क्या होगा, ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, यहाँ से एक ब्रोमाइड आयन निकलेगा और एक कार्बोकेटायन बनेगा। अब देखो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है ये ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटायन है। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है 3 डिग्री, जो खुद से स्टेबल है, क्योंकि ये देखो 3 CH3 ग्रुप्स यहाँ पे हैं जो प्लस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज को और स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये स्टेप 1 है जहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन बना, और ये कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्टेप 2 में क्या होगा, अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, इसके पास इक्वल पॉसिबिलिटी होती है कि ये इस कार्बोकेटायन को अटैक कर सके अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ठीक है, तो ये इस केस में हमारा क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है कार्बोकेटायन को और फाइनल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता है, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, टर्शरी ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये होता है हमारा SN1। अब हम बात करते हैं किसकी, SN2 की। ठीक है, जो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिक्यूलर। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है ये एक सिंगल स्टेप कंसर्टेड प्रोसेस होता है। ठीक है, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो रिएक्शन है ये एक स्टेप में ही कंप्लीट होती है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है सबस्ट्रेट को, और उसी टाइम पे जो लीविंग ग्रुप होता है वो वहां से डिपार्ट हो जाता है या फिर निकल जाता है। तो इस केस में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ठीक है, दूसरा स्टेप देखो यहाँ पे क्या है कि ये फॉलो करता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसको SN1 से ना कंपेयर करते चलो। SN1 में क्या होता था, 2 स्टेप होता था। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये क्या होता है, एक ही स्टेप में होता है, क्योंकि ये कंसर्टेड प्रोसेस है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट को अटैक करेगा और उसी टाइम जो लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया था कि जो SN1 है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। अब SN2 क्या फॉलो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो रिएक्शन की रेट है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे, साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे। मतलब दोनों पे डिपेंड कर रही है, सबस्ट्रेट पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। लेकिन SN1 पे वो किस पे डिपेंड कर रही थी, सिर्फ सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस केस में क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है कंसर्टेड होती है, मतलब एक ही स्टेप में होती है, तो यहाँ पे कोई भी हाई एनर्जी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ठीक है, उसकी वजह यहाँ पे क्या बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, जहां पे क्या होता है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है और जो डिपार्टिंग हैलोजन है वो दोनों पार्शियली बॉन्डेड होते हैं सेंट्रल कार्बन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबस्ट्रेट और सॉल्वेंट प्रेफरेंसेस की, तो सबसे पहले सबस्ट्रेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होता है 1 डिग्री, वो फेवर करता है SN2। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा होता है मिथाइल का, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्ट में क्या आता है 3 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो न्यूक्लियोफाइल उसके बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास वहां पे लेस हिंडर्ड सबस्ट्रेट होगा तो वो जो अटैक है वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगा। आप खुद ही सोचो अगर 3 डिग्री होगा तो वहां पे 3 मिथाइल ग्रुप्स होंगे तो वो कितना स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। वहीं पे 1 डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री में वो लेस हिंडर्ड होता है, तो जो अटैक होता है वो क्या हो जाता है, इजियर हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो फेवर करते हैं SN2। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर ज्यादा एक्यूरेटली हम बोल सकते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि DMSO हो गया या फिर एसीटोन हो गया। तो ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं ये स्टेबलाइज करते हैं ट्रांजिशन स्टेट को। ठीक है, बिना न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट करे। ठीक है, और उसको अलाउ करते हैं कि वो हाईली रिएक्टिव रहे। अब देखो, अब हम इसमें बात करते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो SN1 में मैंने क्या बताया था, कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी
ये क्योंकि कार्बोकेटायन प्लेनर होता है तो न्यूक्लियोफाइल अबव और बिलो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। अब ध्यान दो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा सेंट्रल कार्बन को बैक साइड से, मतलब जो लीविंग ग्रुप होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि साइमल्टेनियस अटैक होगा। जो अटैक है वो साइमल्टेनियस होगा और जो डिपार्चर है वो क्या करेगा, उस वजह से हमारे पास क्या होगा, जो टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन एटम की वो मोमेंटली इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अटैक भी हो रहा है और जो लीविंग ग्रुप है वो भी वहां से निकल रहा है। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, जो कॉन्फ़िगरेशन होगी टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की वो क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो हमारा जो अम्ब्रेला हो जाता है वो इंटर्न हो जाता है, इनसाइड आउट। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कंप्लीटली इन्वर्टेड होगी अगर हम रिएक्टेंट से देखेंगे। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कंप्लीटली इन्वर्ट हो जाएगी रिलेटिव टू रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, आपके पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इस केस में क्या होगा, हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, जो OH माइनस आयन्स है यहाँ पे, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है कार्बन को बैक साइड से, मतलब ये जो क्लोरीन है इसके ऑपोजिट वाली साइड से ये इस कार्बन को अटैक कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट स्टेट है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, वो हमारे पास इस केस में बनती है। ठीक है, जहां पे ये जो कार्बन एटम होगा ये बॉन्डेड होगा OH से, जो कि पार्शियली फॉर्म्ड बॉन्ड होगा, और किससे बॉन्ड होगा, इस क्लोरीन से। ये पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड है क्योंकि क्लोरीन निकलेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या होता है, जो क्लोरीन है वो यहाँ से निकल जाता है और OH का जो बॉन्ड है वो बन जाता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ज्योमेट्री का इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम्स है उन्होंने अपनी साइड को फ्लिप कर लिया है। यहाँ पे ऐसी साइड थी और यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली साइड हो गई। तो इन्होंने अपनी साइड को क्या करा है, फ्लिप करा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम वेल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जो सॉलिड बॉन्ड है ये व्यूअर्स की तरफ होता है। ठीक है, और जो डैश वाला बॉन्ड होता है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द व्यूअर्स है। तो ये सॉलिड वाला टुवर्ड्स द व्यूअर और ये डैश वाला क्या है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फर्दर, अगर यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले SN1 की बात करती हूँ। ठीक है, अब एक तरीके से आपके लिए रिकैप है। तो SN1 में हमने बात करा था कि SN1 जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है और ये क्या फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जहाँ पे जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो रिएक्टिविटी होती है हेलाइड्स की तरफ वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और लास्ट में 1 डिग्री और फिर CH3X। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन होती है 2 स्टेप में होगी। तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूटेगा, कार्बोकेटायन बनाएगा और कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा अगर पॉसिबल है। और स्टेप 2 में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा प्लेनर कार्बोकेटायन। ठीक है, तो उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बहुत ध्यान में रखना है। कहीं भी अगर SN1 का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है, और इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ठीक है, अब देखो अगर SN2 की बात करते हैं तो SN2 एक ही स्टेप में होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, तो ये फॉलो क्या करता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी और न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, कोई भी कार्बोकेटायन हमारे पास इस केस में फॉर्म नहीं होता है। एक सिंगल ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहां पे क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पार्शियली बॉन्डेड होता है कार्बन से और जो हैलोजन होता है जो लीव कर रहा होता है वो भी पार्शियली बॉन्डेड होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी की बात करूं तो क्या है, CH3X, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। क्यों, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से। 1 डिग्री में सबसे ज्यादा कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो इसीलिए SN2 में क्या प्रिफर्ड होता है, 1 डिग्री। और स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है बैक साइड से लीविंग ग्रुप के।
ठीक है, जिसकी वजह से कंप्लीट इन्वर्जन होता है कन्फिग्रेशन। तो देखो अगर मैं बात करूं SN2 मैकेनिज्म की, तो जो SN2 मैकेनिज्म है, यहाँ पे जो रेट है रिएक्शन की, वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ पे। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन होगी हमारी उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, CN माइनस, फिर I माइनस, फिर OR माइनस, फिर OH माइनस, फिर CH3COO माइनस, फिर H2O और फिर F माइनस। तो ध्यान रखो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा जो रिएक्शन है वो उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है, अब हम कुछ स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स और नोटेशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जब वो सोल्यूशन में होते हैं तो उनके पास एबिलिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकें जब वो उनसे पास करते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो वाइब्रेट कर सकती है सारे डायरेक्शंस में। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट करती है ऑल डायरेक्शंस में जो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से। अब अगर मैं बात करूं प्लेन पोलराइज लाइट की, तो प्लेन पोलराइज लाइट वो लाइट होती है जो वाइब्रेट करती है सिर्फ एक सिंगल प्लेन में। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है जिससे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, पोलारीमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखो दो एंगल जिससे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, हम उसको मेजर कर सकते हैं पोलारीमीटर के थ्रू। तो यहाँ पे देखो ये वो एंगल होता है और इस एंगल को हम किससे, अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पूरा प्रोसेस दे रखा है कि कैसे कैसे पोलारीमीटर काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक ऑर्डिनरी मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, ये लाइट होती है सिंगल वेवलेंथ की और इसे एज अ सोर्स यूज करते हैं। और फिर ये जो लाइट होती है पास करती है किससे, निकोल प्रिज्म से, या फिर हम पोलराइजर भी बोल सकते हैं, जो इस ऑर्डिनरी लाइट को किस में कन्वर्ट करता है, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। ठीक है, और फिर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है ये पास करती है किससे, सब्सटेंस से। ठीक है, जहां पे हमारा सोल्यूशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और अगर हमारा सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो ये रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस एंगल से, अल्फा वाले एंगल से। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। अब आगे देखो, अब हम फर्दर देखते हैं स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो जो डायरेक्शन, जो रोटेशन होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, उसको हम डायरेक्शन की बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो अगर सब्सटेंस रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हम उसको डिनोट करते हैं प्लस से या फिर डी से। ठीक है, और अगर सब्सटेंस रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से या फिर माइनस से। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ कायरल कार्बन की, तो ध्यान रखो कायरल कार्बन वो कार्बन एटम है जहां पे जो ग्रुप्स उससे लगे हैं वो चारों ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो जो एसिमेट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूल की कायरलिटी के लिए और उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो अगर बात करें कायरल मॉलिक्यूल की, तो एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जो पोसेस करेगा एटलीस्ट एक कायरल कार्बन एटम। ठीक है, तो कायरल मॉलिक्यूल वो है जो सुपर इम्पोज नहीं हो सकता है अपनी मिरर इमेज पे। ठीक है, जैसे कि हमारे लेफ्ट और राइट हैंड्स। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमाइजेशन की, तो रेसिमिक मिक्सचर क्या है, रेसिमिक मिक्सचर एक वो मिक्सचर है जो दो इनहैंसोमर्स कंटेन करता है इक्विमोलर अमाउंट्स में। कौन से दो इनहैंसोमर्स होते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो, और वो किस में प्रेजेंट होते हैं, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर अब हम आगे देखते हैं तो जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि जो रोटेशन होता है, जो कॉज होता है एक इनहैंसोमर से, वो एग्जैक्टली कैंसिल हो जाता है दूसरे वाले रोटेशन से जो कॉज करता है दूसरा इनहैंसोमर। ठीक है, तो इस कैंसिलेशन को हम एक्सटर्नल कंपनसेशन से भी रेफर करते हैं। ठीक है, तो रेसिमाइजेशन क्या है, रेसिमाइजेशन में अगर हम बात करें तो ये वो फिनोमेना है जहां पे प्योर इनहैंसोमर जो ऑप्टिकली एक्टिव है
वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेसिमिक मिक्सचर में, जो कि कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये जो प्रोसेस है ये कॉमनली किस टाइम पे होता है, SN1 रिएक्शन के टाइम पे होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास प्लेनर कार्बोकेटायन होता है। ठीक है, तो जहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो ईदर साइड से अटैक कर सकता है इक्वल प्रोबेबिलिटी से, या तो अबव द प्लेन या तो बिलो द प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बात हुई है वैल्डेन इन्वर्जन की। जब हम SN2 पढ़ रहे थे मैंने तभी भी आपको ये चीज बताई थी। तो जो SN2 रिएक्शंस होती हैं वो कंसर्टेड स्टेप में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें SN2 की, तो जहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहाँ से अटैक करता है कार्बन को, जो लीविंग ग्रुप की साइड होती है उससे ऑपोजिट साइड से वो कार्बन को अटैक करता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो बैक साइड से जब अटैक होता है तो बैक साइड अटैक फोर्स करता है 3 और ग्रुप्स को जो कार्बन पे प्रेजेंट है अपनी पोजीशंस को फ्लिप करने के लिए। ठीक है, वो क्या करता है, फोर्स करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। आप खुद ही सोचो, अगर वो बैक साइड से अटैक कर रहा है तो जो 3 और कार्बन्स लगे हैं वो उसको फोर्स करेगा कि वो अपनी पोजीशंस पलट ले। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, बिल्कुल ही जो इन हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होती है रिएक्टेंट से। इसी को हम बोलते हैं वैल्डेन इन्वर्जन। ठीक है, जो 100% इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन का SN2 रिएक्शन के टाइम, उसको ही बोलते हैं वैल्डेन इन्वर्जन। और ये जो रिएक्शन होती है कन्वर्ट करती है मॉलिक्यूल को एक एनहांसोमर फॉर्म से दूसरे एनहांसोमेरिक फॉर्म में। मतलब अगर हमारे रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन R है तो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन उस केस में क्या हो जाएगी, S हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन की बात खत्म हुई, अब चलते हैं एलिमिनेशन की तरफ। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, अगर हम बात करें बीटा एलिमिनेशन, जिसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं, तो जब एक हैलो एल्केन को ट्रीट करते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ तो बीटा एलिमिनेशन होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हैलोजन एटम का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन एटम। हैलोजन एटम का रिमूवल कहां से होगा, अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन है, जो बॉन्डेड है हैलोजन एटम से। और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा कहां से, बीटा कार्बन से। जो अल्फा कार्बन के एडजेसेंट कार्बन है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से इस रिएक्शन को देखोगे, यहाँ पे देखो हमारे पास इनिशियली ये रिएक्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होता है कि जो रिएक्शन है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें क्या रिमूव होता है, हैलोजन एटम अल्फा कार्बन से और हाइड्रोजन एटम बीटा कार्बन से। तो ओवरऑल यहाँ पे रिमूवल होता है HX का, इसीलिए होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो देखो ये कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है ये है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन है बीटा कार्बन। तो यहाँ से X जाएगा और यहाँ से H जाएगा, तो HX का रिमूवल होगा और हमें क्या मिलेगी, करस्पॉन्डिंग एल्कीन मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें अब प्रॉब्लम क्या है। अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास अल्फा कार्बन के बगल में सिर्फ एक ही बीटा कार्बन था। ठीक है, अब अगर अल्फा कार्बन के बगल में आपके पास और ज्यादा ऑप्शंस हो, मतलब एक से ज्यादा अगर बीटा कार्बन प्रेजेंट हो, तो आप कौन से वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करोगे, वो एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कौन आता है, सेडजेफ रूल आता है। ठीक है, तो सेडजेफ रूल होता है वो प्रिडिक्ट करता है प्रोडक्ट को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या बोलती है सेडजेफ रूल की, कि जो प्रिफर्ड प्रोडक्ट होगा, ठीक है, एल्कीन में, वो होगा जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स होंगे जो अटैच होंगे डबली बॉन्डेड कार्बन से। तो वो एल्कीन आप प्रिफर करोगे जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में समझो कि जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो हमारे पास उस केस में मेजर प्रोडक्ट होगी। ठीक है, ये बोलता है सेडजेफ रूल। अब देखो इस रिएक्शन से समझो, आपके पास क्या है, 2 ब्रोमोपेंटेन, सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन लगा है। अब 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। ठीक है, पहला वाला क्या है, सेडजेफ प्रोडक्ट, दूसरा वाला क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां से देखो ये कार्बन है अल्फा कार्बन, अब ये एक तो ये बीटा कार्बन है, एक ये बीटा कार्बन है। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर मैं पहले यहाँ की बात करती हूँ, तो अगर इस वाले कार्बन से, ये बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन अगर निकलेगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, पेंट 2 ईन बनेगी। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है
ये हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, पेंट वन इन। तो ऊपर वाला पेंट टू इन जो है वो 81% है और जो पेंट वन इन है वो 19% है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डबल डबल बॉन्डेड है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू दिस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, जब हमारे पास दो से ज्यादा बीटा कार्बन होंगे तो कहाँ से हाइड्रोजन हटाना है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन से, ठीक है। अब लास्ट में देखते हैं मेटल्स के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो जो हेलो एल्केन्स है वो रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और क्या बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स होते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको प्रिपेयर करते हैं और हैंडल करते हैं अनहाइड्रस कंडीशंस में, ताकि वाटर के साथ रेडिली रिएक्ट ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस आप चारों देख रहे हो ना, इन सभी रिएक्शंस में यूज हुआ है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब वो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर सकता है दो डिफरेंट फॉर्म से, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्ट पे, कि वो आयनिक है या फिर कोवेलेंट है। सबसे पहले देखो हमारे पास रिएक्टिंग एजेंट क्या है, RnO2, ठीक है। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, सॉरी, हमारे पास रिएक्टिंग एजेंट है AgNO2 और प्रोडक्ट क्या बना है, RnO2 प्लस AgX। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और प्रोडक्ट में क्या मिला है, नाइट्रो एल्केन मिला है। तो जो AgNO2 है ये मेनली कोवेलेंट है। तो जो लोन पेयर होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम पे, वो फ्री होता है अटैक के लिए, इसीलिए हमारे पास क्या बनता है, RnO2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप दूसरा वाला देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, KNO2 और NaNO2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टिंग एजेंट क्या है, NaNO2 या फिर KNO2। तो जो रिएक्शन टाइप होता है ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, RONO या फिर KX या फिर NaX। तो जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो क्या होता है, अल्काइल नाइट्राइल होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो KNO2 है ये प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है और क्या देता है, NO2 माइनस आयन। तो ये जो अटैक होता है वो प्रेफरेंशियली जो है वो अकर होता है नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन से, ठीक है। और जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, RONO मिलता है, ठीक है। तीसरे वाले में देखो हमारे पास क्या है, KCN या फिर NaCN, ठीक है। तो अगर हम बात करें KCN और NaCN की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, एल्काइल साइनाइड बनता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें KCN की, तो जो KCN है वो मेनली कैसा होता है, आयनिक होता है, ठीक है। तो KCN जो है वो आयनिक होता है और क्या देता है, CN माइनस आयन देता है। तो जो अटैक होता है ये प्रेफरेंशियली अकर होता है कार्बन से, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है प्रोडक्ट में वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और वैसे लास्ट देखो ये क्या है हमारे पास, RX, इसमें क्या होता है, AgCN। और ये क्या बनाता है हमारे पास, RNC बनाता है हमारे पास इस केस में, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, RNC, जो AgCN है हमारे पास वो क्या होता है, कोवेलेंट होता है। तो जो अटैक होता है वो अकर करता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से और बनाएगा अल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, कि जो CCl बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन आयोडीन बॉन्ड से, क्यों, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो ज्यादा आयनिक है कार्बन आयोडीन से, या फिर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ज्यादा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, या फिर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो ज्यादा कोवेलेंट है कार्बन आयोडीन बॉन्ड से, या फिर कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर है कार्बन आयोडीन से। तो बताना है सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब पहले सबसे पहले हम यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ के बारे में देखते हैं। तो जितनी छोटा हमारा बॉन्ड लेंथ होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही स्ट्रांग होगी, मतलब शॉर्टर बॉन्ड लेंथ मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो अगर मैं हैलोजन के साइज की बात करूं तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन, हैलोजन एटम का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। तो अगर जो साइज इंक्रीज होगा तो जो डिस्टेंस होगा कार्बन एटम न्यूक्लियस और हैलोजन एटम न्यूक्लियस के बीच में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे जाने पर क्या होगा, हमारी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ,
अब हमारे पास अगर एक शॉर्टर बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है कार्बन एटम का वो क्लोज होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, एंड जो न्यूक्लियस होता है स्मॉलर हैलोजन एटम से, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास ग्रेटर अट्रैक्शन होती है। तो इसीलिए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, देन कार्बन आयोडीन बॉन्ड, ठीक है। तो हम अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड की आयनिसिटी या पोलैरिटी की बात करती हूँ तो हमें क्या पे पता है कि जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से, ठीक है। तो जितना ज्यादा ग्रेटर डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन और क्लोरीन के बीच, उसका मतलब यह है कि कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड उतना ही ज्यादा पोलर होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोलैरिटी कितनी है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की 1.56 और कार्बन आयोडीन की कितनी है 1.29, ठीक है। तो जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होगा वो ज्यादा आयनिक होगा कार्बन आयोडीन से, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है कि इसमें से आप किसका यूज कर सकते हो एज अ मिथाइलेटिंग एजेंट, ठीक है। C2H5Br का, C6H5Cl, CH3Cl या फिर C2H5Cl मिथाइलेटिंग एजेंट बताना है। तो यहाँ पे देखो सही आंसर क्या है, CH3Cl, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिथाइलेटिंग एजेंट क्या है। तो मिथाइलेटिंग एजेंट एक रिएजेंट है जिसको हम यूज करते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए मिथाइल ग्रुप को एक दूसरे मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है। तो यहाँ पे अगर रिएक्टेंट देखोगे तो हमारे पास क्या है, बेंजीन है जो एक एरोमेटिक रिंग है, और हमारे पास क्या है, CH3Cl जो कि एक मिथाइलेटिंग एजेंट है। अब अगर कैटलिस्ट की बात करो तो वो हमारे पास है AlCl3 जो कि है एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक लुईस एसिड है, ठीक है। तो ये जो लुईस एसिड है ये हेल्प करता है जनरेट करने में हाईली रिएक्टिव मिथाइल कार्बोकेटाइन, जो कि है CH3+ जो कि इस रिएक्शन के लिए नीडेड होता है। और प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, टोलीन, मतलब बेंजीन से एक CH3 ग्रुप है वो अटैच होता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन टाइप है ये क्या होगी, ये एक स्पेसिफिक, ये जो रिएक्शन है ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या ऐड करते हैं, अल्काइल ग्रुप्स ऐड करते हैं, जैसे कि इस केस में हमने मिथाइल को ऐड करा है एरोमेटिक रिंग, ठीक है। हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो CH3Cl है मिथाइल क्लोराइड, उसको हम क्लासिफाई करते हैं एक मिथाइलेटिंग एजेंट, क्योंकि ये सप्लाई करता है मिथाइल ग्रुप जो कि ऐड होता है बेंजीन रिंग पे, ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट डज नॉट फॉलो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, कि HI का एडिशन पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, क्यों। पहला ऑप्शन ये है कि HI एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा ऑप्शन ये है कि HI बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है होमोलिटिकली ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट ये है कि आयोडीन एटम कंबाइन कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ HI वापस देने के लिए। और चौथा ये है कि आयोडीन एटम इतना रिएक्टिव नहीं है कि वो ऐड हो सके अक्रॉस दी डबल बॉन्ड। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि जो आयोडीन है वो इतना रिएक्टिव इनफ नहीं है कि वो ऐड हो सके अक्रॉस अ डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ पेरोक्साइड इफेक्ट की, जो कि फॉलो करता है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो क्या होता है कि जो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है ये अकर होता है जब एक हैलोजन हैलाइड, ठीक है, जब एक हैलोजन हैलाइड को ऐड करते हैं किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन होती है कैसे प्रोसीड करती है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करती है, और हमें क्या मिलता है, एक हैलोजन एटम जो अटैच होता है उस कार्बन से जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अगर इसके रिएक्शन स्टेप्स देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन होता है। तो जो पेरोक्साइड है वो ब्रेक करता है रेडिकल बनाने के लिए, ठीक है, और जो फिर रिएक्ट करता है HX के साथ क्या बनाने के लिए, हैलोजन फ्री रेडिकल, ठीक है। उसके बाद प्रोपोगेशन होता है कि जो हैलोजन रेडिकल है वो अटैक करता है डबल बॉन्ड पे, तो जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बन रेडिकल जो है वो फॉर्म्ड होता है, ठीक है, यूजुअली 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, ठीक है। अब अगर टर्मिनेशन की बात करें जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, तो फाइनल प्रोडक्ट कब फॉर्म होता है, जब जो इंटरमीडिएट है वो कार्बन रेडिकल रिएक्ट करता है किसके साथ, हैलोजन HX के
मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो ये हमारा 3 स्टेप में ये जो प्रोसेस है ये अकर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या होता है कि जो पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम HI का एडिशन करते हैं तो वह एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन रेडिकल्स की टेंडेंसी कार्बन के फ्री रेडिकल बनाने के कंपैरिजन में I2 बनाने की ज्यादा वीक होती है। ठीक है, तो अगर आयोडीन रेडिकल बनता है तो उस केस में क्या होगा, हम क्या होप करते हैं कि जो आयोडीन रेडिकल है वो मॉलिक्यूल पर जाएगा और कार्बन का रेडिकल बनाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है कि आयोडीन रेडिकल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, I2 मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से आयोडीन रेडिकल चेन को आगे प्रोपोगेट ही नहीं करता। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है इन 3 ब्रोमाइड्स दिए हैं, SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना। तो देखो बहुत सिंपल है, SN1 की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। तो ब्रोमीन को निकालो, पॉजिटिव चार्ज लगाओ और देखो कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वही आपका सबसे ज्यादा करेक्ट ऑर्डर होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले बी वाले को देखो, तो यहाँ से ब्रोमीन निकला तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, इस कार्बन पर जब कार्बोकैटायन जनरेट हुआ तो यहाँ पे ये सेकेंडरी टाइप का कार्बोकैटायन है और ये एलाइलिक पोजीशन पर है। ठीक है, तो इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, ये एलाइलिक पोजीशन है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारे पास इस केस में। ठीक है, अब देखो BC वाला, तो जब यहाँ से ब्रोमीन हटा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास। वहीं अगर ए वाला देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो दैट मीन्स जो सी वाला है ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से और ज्यादा स्टेबल हो रहा है अगर हम कंपेयर करेंगे ए वाले से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी, फिर होगा सी और फिर कौन होगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको SN1 रिएक्टिविटी बतानी है इन चारों की। ठीक है, तो इसमें भी क्या करो, ब्रोमीन निकालो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल वो कहाँ पे हो रहा है, वही उसका सही ऑर्डर होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज्यादा होगा 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 3। ठीक है, ठीक है, तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखेंगे तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा कि इसमें जो सेकंड वाला है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक एरोमेटिक कार्बोकैटायन बना रहा है। ठीक है, बाकी जो फोर्थ वाला होगा वो सेकंड वाले से लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहा है, नॉन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बना रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम थर्ड को देखें तो जो थर्ड है हमारे पास वो लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन बना। ठीक है, तो सबसे स्टेबल कौन होगा, सेकंड, उसके बाद कौन आएगा, फर्स्ट, फिर आएगा फोर्थ और लास्ट में आएगा थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है वो आपको कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन दिखाएगा SN2 रिएक्शन। तो याद रखो SN2 में मैंने क्या रिएक्टिविटी बताई थी कि जो 1 डिग्री होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसमें वही देखो, सबसे पहले CH3Cl, फिर यहाँ पे C2H5 होल ट्वाइस CHCl, फिर CH3 होल थ्राइस CCl और फिर क्या है CH3 होल ट्वाइस CHCl। तो बताओ इसमें से कौन सा वाला जो है जो कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन शो करेगा। तो यहाँ पे देखो SN2 रिएक्शंस में कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन होता है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से आसानी से अटैक कर सकता है कम स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। और सेकेंडरी और टर्शरी में क्या होता है, उसमें ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जिसकी वजह से अटैक करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा प्रोन होते हैं SN2 रिएक्शंस के लिए, तो सही आंसर क्या होगा, CH3Cl। ठीक है, वो अंडरगो करेगा कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है SN1 के लिए। फिर वही बात, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लो, जिसमें कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब यहाँ पे देखो जो SN1 रिएक्शंस का रेट है
वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन इसको अफेक्ट नहीं करती। और हमारे पास जो SN1 रिएक्शन होता है वो किससे प्रोसीड करता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि CX बॉन्ड कितनी इजीली ब्रेक होता है, ठीक है। तो जो वीकर बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा रेडिली ब्रेक होते हैं, जिससे हमारी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ और रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के कारण होता है। तो यहाँ पे देखो आपको रिएक्शन दी गई, एक रिवर्सिबल रिएक्शन, जहाँ पे अल्काइल हैलाइड एक कार्बोकेटाइन, सॉरी अल्काइल हैलाइड क्या बनाता है, एक कार्बोकेटाइन और हैलाइड आयन, ठीक है, में ये डिसोसिएट होता है। अब देखो, अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करेंगे। जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। अब पहले वाले में देखो क्या हो रहा है कि इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, रेजोनेंस की वजह से। यहाँ पे हमारे पास क्या है, C6H4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ऊपर क्या है, CH2 प्लस है और नीचे पैरा पोजिशन पे क्या लगा है, CH3O लगा है, ठीक है, OCH3। अब OCH3 का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस R इफेक्ट होता है ना। ये प्लस R इफेक्ट के थ्रू रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन जो है वो देता है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये प्लस R इफेक्ट लगा रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज को कितना ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। प्लस R हो गया, प्लस I हो गया, प्लस H हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पैरा पोजिशन पे OCH3 ग्रुप लगा है, तो ये इस वाले पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरे में देखो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। मतलब यहाँ पे ये वाला भी इसको प्लस R दे रहा होगा, CH3 वाला ये प्लस R लगा रहा होगा और ये CH2 CH3 भी यहाँ से प्लस, सॉरी ये प्लस I लगा रहा होगा और CH2 CH3 भी यहाँ से प्लस I लगा रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बस एक ये वाला जो I ग्रुप है प्लस I, वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है। और यहाँ पे देखो 2 डिग्री में आपके पास ज्यादा प्लस I ग्रुप्स है जो उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, ठीक है, जिसमें ये पैरा बेंजीन रिंग वाला, इसमें पैरा पोजीशन पे OCH3 है, फिर ये सेकेंडरी वाला और फिर ये प्राइमरी वाला, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर देखो हमारे पास ये सबसे ज्यादा थर्ड, फिर फर्स्ट और लास्ट में कौन सा है, सेकेंड, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।